हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 3 नाजिज्म इन द राइज ऑफ हिटलर। अब ये फाइनल पार्ट है, सारे के काफ़ी सारे पार्ट्स लग गए ना, तो अब हम देखते हैं। इससे पहले के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में ना प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं खुद से। तो अब हम लोग काफ़ी कुछ इसमें कवर कर चुके हैं कि हिटलर ने किस तरीके से नाज़ी जर्मनी में वहाँ के लोगों को परेशान किया था, किस तरीके से अत्याचार उसने करे थे, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड। मदरहुड मतलब एक माँ कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहा था उसने। Children in Nazi Germany were reportedly told that women were radically different from men. तो नाजी जर्मनी में बच्चों को बताया जाता था कि जो औरत है ना, वो एक आदमी से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। ये जो इक्वल राइट्स की फ़ाइट है ना, राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन दैट had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would डिस्ट्रॉय सोसाइटी। तो हिटलर कहता था कि हर जगह ये जो राइट्स चल रहे हैं ना, ये आंदोलन चल रहे हैं कि आदमी और औरत एक जैसे होते हैं, एक मतलब दोनों के हक बिल्कुल बराबर होने चाहिए। डेमोक्रेसी में ये सब जो चल रहा है, ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नाजी जर्मनी में बच्चों को सिखाया जाता था। बॉयज़ को पढ़ाया जाता था कि उनको अग्रेसिव होना चाहिए, उनको मतलब एकदम मार धाड़ करने वाला होना चाहिए, मस्कुलिन मर्दाना होना चाहिए, और उनको फौलादी दिल का होना चाहिए। और गर्ल्स से कहा जाता था कि उनको अच्छी माएँ होना चाहिए एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। तो औरतों से कहा जाता था कि उनको अच्छी माँ होना चाहिए। कौन सी औरतें? सिर्फ और सिर्फ आर्यन वाली औरतें। औरतों का काम होता है बच्चे पैदा करना, ऐसा हिटलर का मानना था कि खूब सारे वो बच्चे पैदा करें। और कौन से? बाकी लोग नहीं, ज्यूज़ और जिप्सी और वो लोग नहीं, उन लोग तो मर जाना चाहिए। बच्चे पैदा प्योर आर्यन वाले बच्चे पैदा करें लड़कियाँ, औरतें। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। गर्ल्स को प्योरिटी बनाए रखनी है। जो नॉर्डिक आर्यन रेस है ना जर्मन लोगों की, उन्हीं को पैदा करना है। डिस्टेंस, खुद को जूस से दूर रखना है, घरों की देखभाल करनी है, और अपने बच्चों को जो नाजी वैल्यूज़ है, जो हिटलर कहता है, वो वाली चीज़ें ही अपने बच्चों को पढ़ानी है। और दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। तो माएँ कैसी होनी चाहिए? वो बच्चों को आर्यन कल्चर सिखाएं, आर्यन रेस के बारे में बताएं, और बच्चों को इसी तरीके से पाले पोसें। 1933 में हिटलर ने कहा था कि इन माई स्टेट, मेरा जो राज्य है, मेरा जो देश है, इसमें मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़न है। बट नाजी जर्मनी में सारी की सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो विमेन रेडिकली जो रेशली मतलब कौन से वाले बच्चे, जो नॉर्डिक जर्मन बच्चों को पैदा करती हैं वो अच्छी हैं, और जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती हैं उनको पनिश किया जाए। एंड दोज हु प्रोड्यूस रेडिकली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। मतलब ये है इस चीज़ का कि जो औरतें नॉर्डिक आर्यन बच्चों को, मतलब जो जैसे बच्चे हिटलर चाहता है, जिनकी आंखें नीली हैं, जिनके बाल वो वाइटिश गोल्डन हैं, ब्लॉन्ड हैं, जो ऐसे बच्चे जो औरत पैदा करती है वो औरत बहुत अच्छी है। और जो इम्प्योर रेस के बच्चे पैदा करती है, जो वैसे बच्चे होते हैं जैसे ज्यूज़, जिप्सीज़ और ये सब जो बच्चे होते हैं, इन सबको मार देना चाहिए, और ऐसी माँओं को भी पनिश करना चाहिए। और जो माँ अच्छे बच्चे पैदा करती हैं, नॉर्डिक आर्यंस जैसे नाजी आइडियोलॉजी वाले लोग चाहते थे, ऐसी माँओं को अवार्ड मिलना चाहिए। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन शॉप एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। तो ऐसी माँओं को, ऐसी औरतों को जो अच्छे बच्चे पैदा करती हैं, जो हिटलर को पसंद है उस तरीके के बच्चे पैदा करती हैं, ऐसी औरतों को हॉस्पिटल में भी कंसेशंस मिलने चाहिए, उनको सस्ते में अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, दुकानों पर भी उन्हें कंसेशन मिलना चाहिए, थिएटर में भी और रेलवे के फेयर्स में भी, हर चीज़ में ऐसी माँओं को कंसेशन मिलना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। वुमेन को इनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। कौन सी वुमेन? जो नाजी बच्चे पैदा करने चाहिए, जैसे कि वही ब्लू आइज़ और ब्लॉन्ड वाले जो बच्चे पैदा करें, उनको ऑनर किया जाता था। ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते थे। ब्रॉन्ज क्रॉस उनको मिलता था जो 4 बच्चे पैदा करती थी। सिल्वर उनको मिलता था जो 6 बच्चे पैदा करती थी। और गोल्ड क्रॉस मिलता था जो 8 बच्चे या 8 से ज़्यादा बच्चे जो औरत पैदा करती थी, उसको गोल्डन क्रॉस मिलता था। तो ना, ये हिटलर चाहता था कि जो ये जर्मन रेस के बच्चे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पैदा होने चाहिए, बाकी लोग नहीं पैदा होने चाहिए। बाकी बच्चों को मारो, बाकी औरतों को मारो। सारी की सारी जो आर्यन वुमेन हैं
who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। और जिस तरीके का कोड एंड कंडक्ट हिटलर ने कहा था वो औरतें जो ना माने उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिले। और जो ज्यूज़ के साथ कॉन्टेक्ट में रहती हैं, पोल्स के साथ या रशियंस के साथ, उनको टाउन में परेड कराई जाए, उनको टकला करके, उनका फेस काला करके, एंड प्लेसर्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। तो इस तरीके का उनके गले में पट्टा सा बंधा होना चाहिए, इस पर लिखा होना चाहिए कि मैंने अपने नेशन का प्राइड ख़राब किया है। उनको टकला कर करके और उनका मुंह काला करके उनकी पूरे एरिया में परेड करवाई जाती थी। ऐसी औरतों की जो ज्यूज़ के साथ, पोल्स के साथ या फिर रशियंस के साथ रिलेशंस रखती थी। काफ़ी सारी औरतों को जेल में भी भेजा गया, काफ़ी को मतलब बिल्कुल उनका सम्मान ख़त्म कर दिया गया। उनके हस्बैंड्स, उनकी फैमिली को भी क्रिमिनल ऑफेंस के चलते जेल में डाला गया या उन्हें पनिश किया गया। तो इस तरीके से वहाँ पे औरतों की कंडीशन थी नाजी जर्मनी में। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो हिटलर था वो अपना प्रोपेगेंडा किस तरीके से फैलाता था। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है जैसे कि आप लोग टीवी देख रहे हैं ना, टीवी में आपके एड्स आ रहे हैं, या फिर आप लोग बाहर घूम रहे हैं तो आप पोस्टर्स देख रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरीके का प्रोपेगेंडा ही तो होता है कि आप वो प्रोडक्ट खरीद लें या उनकी बात मान लें। नाजी जो रजीम थी ना, उसने लैंग्वेज का, मीडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से केयर से इस्तेमाल किया और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी वो रहे अपने इस काम में। तो टर्म यूज़ किए गए डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस को आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। तो कुछ चीज़ें कहीं कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया गया। जैसे कि नाजीज़ कभी भी इन तरह का वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे कि किल कर दो, मर्डर कर दो अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। मतलब हमने अभी देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा। मैं तो आपको ये बताया जा रही हूँ कि उन्होंने मारा, उन्होंने अत्याचार किए लोगों पे, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी लोगों की, इस तरीके की चीज़ें वो अपनी बातों में कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने शब्दों में नहीं इस्तेमाल करते थे, बस वो काम करते थे, वो काम बोलते नहीं थे। मास किलिंग्स करी गई, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया। और जो मास किलिंग करी ना, जनसंहार करे, खूब लोगों को मारा, उसके लिए हिटलर ने, नाजी पार्टी ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूस। फाइनल सोल्यूशन का मतलब कि बस निपटा दो, इन्हें ख़त्म कर दो। ये नहीं बोला गया कि किल देम, बोला गया फाइनल सोल्यूशन। स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं था कि इनको भाई क्या था स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब, इनकी नौकरियां छीन लो, इनके कपड़े उतरवा दो, इनको कंसंट्रेशन कैंप में फेंक दो, भूखा नंगा रख के इनसे काम करवाओ, ये स्पेशल ट्रीटमेंट था। इस तरीके के शब्द वो इस्तेमाल करते थे। अब लैंग्वेज पे बड़ा अच्छा कंट्रोल था। यूथनेशिया फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मतलब उनको मार दो, यूथनेशिया करवा दो। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, तो सिलेक्शन करो, सिलेक्शन किसका, जो अच्छे बच्चे हैं, और सिलेक्शन किसका, ज्यूज़ का, जो बेकार है उनको निकाल दो। तो इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू द गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन का मतलब वैसे तो होता है, इवैक्यूएशन जो शब्द है इसका मीनिंग होता है किसी जगह से निकाल लेना, किसी जगह से बचा लेना। और ये नाजी लोग कैसे इस्तेमाल करते थे इवैक्यूएशन का, मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर्स, लोगों को गैस चेम्बर में फेंक देने को, उनको मार देने को ये लोग इवैक्यूएशन कहते थे। तो आप लोगों को क्या पता है कि गैस चेम्बर्स मतलब क्या होते थे, दे वर लेबल डिसइंफेक्शन एरियाज। डिसइंफेक्शन, आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो आपको कहते हैं ना कि डिसइंफेक्ट कर लो जो आपको इन्फेक्शन, जैसे कि मान लीजिए अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करना डिसइंफेक्शन ही तो होता है। तो वो लोग कहते थे गैस चेम्बर्स को डिसइंफेक्शन सेंटर, की ये जो ज्यूज़ हैं इन्होंने इन्फेक्शन फैला रखा है, इन्होंने समाज में गंदगी फैला रखी है, इनका फाइनल सोल्यूशन कर दो, इनको डिसइंफेक्ट कर दो, इनको मार डालो, ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे। डिसइंफेक्शन, फाइनल सोल्यूशन, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स, और जहाँ पर गैस चेम्बर्स होते थे ना, वो बाथरूम ऐसे लगते थे उसमें जैसे कि वो शावर हो, जैसे नहाने की जगह हो, बल्कि वहाँ पे गैसेस छोड़ी जाती थी जहरीली, मारने के लिए लोगों को। मीडिया का भी काफ़ी केयरफुली इस्तेमाल किया गया अपना सपोर्ट जीतने के लिए, ताकि जो नाजी की आइडियोलॉजी है उसको पॉपुलर करने के लिए नाजी आइडिया को स्प्रेड किया गया। काफ़ी सारे इमेजेस दिखा के, पिक्चर्स दिखा के, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, काफ़ी स्लोगन्स और लीफलेट्स की ये ज्यूज़ बुरे हैं, इस तरीके की मेंटालिटी दिमाग में भरा जाता था। बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनकी आइडियोलॉजी उनके दिमाग में भर दी गई थी बात कि नाजीज़ बिल्कुल अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। पोस्टर्स में, ग्रुप में एनिमी दिखाए जाते थे जर्मनी के,
एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक, अब्यूज एंड डिस्क्राइब्ड एज ईवल। तो जो जर्मनी के दुश्मन हैं उनको ऐसे दिखाया जाता था कि ये तो कीड़े हैं, ये तो मॉन्स्टर हैं, इनको तो हमें मार देना चाहिए। इस तरीके से पोस्टर्स बनाए जाते थे। सोशलिस्ट और लिबरल्स, मैंने सोशलिस्ट लिबरल्स के बारे में ना इससे पहले की वीडियोस में बता रखा है, तो वहाँ से समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे होते हैं सोशलिस्ट, ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम करने की बात करते हैं। लिबरल्स ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई लिबरल आइडिया होने चाहिए, आइडिया ऐसे होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ना हो, जैसे कि हिटलर कहते हैं कि मार दो उनको, तो ऐसे आइडियाज़ नहीं होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए, सबकी सहमति से काम करो, वो लिबरल्स होते हैं। शॉर्ट में बता दिया मैंने। उनको रिप्रेजेंट किया था कि तो वीक है, डिजनरेट है, इनको ख़त्म करो, उनको अटैक करो। और मेलिशियस फॉरेन, दे वर अटैक्ड एज मेलिशियस फॉरेन एजेंट, तो उनको ऐसे दिखाया जाता था ये तो बाहर की ताकतें हैं, ये तो हमें कमज़ोर करने आए हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई जाती थी जिसमें हेट्रेड फैलाई जाती थी। इस तरीके की मूवीज़ बनाते थे कि ज्यूज़ गलत हैं, ज्यूज़ बहुत बुरे हैं, इनसे दूर रहो। इन फेमस फिल्म वॉज द एटर्नल ज्यू ऑर्थोडॉक्स ज्यू वॉज स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। तो इस मूवीज़ तक बनाई जाने लगी नफ़रत फैलाने के लिए। दे वर शोन with flowing beards wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were highly assimilated community। तो उनको बहुत ही गंदा से अजीब से कपड़े पहने हुए मूवीज़ में दिखाया जाता, और असलियत में ऐसा था कि ज्यूज़ को पहचानना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल जर्मन्स की तरह ही रहते थे। और उनको वर्मिन कहा गया, रैट कहा गया, पेस्ट कहा गया। वर्मिन का मतलब कीड़े होते हैं ना, तो नाजीज़ को क्या कहा जाता था कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो घुन है, ये तो चूहे जैसे हैं, ये तो गंदगी फैलाते हैं समाज में। उनका मूवमेंट कंपेयर किया गया रॉडेंट से। रॉडेंट होते हैं रेंगने वाले, जो जैसे चूहे टाइप के जानवर। तो नाजीज़ वर्कड ऑन द माइंड ऑफ पीपल, नाजी लोगों के दिमाग पे काम करते थे। उनके इमोशंस, वो जैसा लोग सुनना चाहते थे उस तरीके की बातें वो बोलते थे। और उन्होंने उनकी जो हेट्रेड थी, एंगर था, मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल। तो इस तरीके से दिखा दिया कि भाई जो नफ़रत करना है ज्यूज से या ऐसे लोगों से जिन्होंने हमारा बुरा किया है वो सही है, नफ़रत करो इनसे। नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील ऑल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी जो जिनको ये अच्छा मानते थे उनको खुश करने की भी खूब कोशिश करी गई, उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करी गई। सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उनको ऐसे दिखाया गया कि जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है वो नाजीज़ ही सिर्फ और सिर्फ ठीक कर सकते हैं। तो ये पोस्टर इस तरीके के कि जो तुम लोग अच्छे हो और तुम लोगों को दबा रखा है, ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाए गए। नाजी पोस्टर अटैकिंग ज्यू, तो इसमें दिखाया गया कि जो ज्यूज़ हैं वो तुम्हारा सारा का सारा पैसा हड़प रहे हैं, तुम पर ऐसे बैठे हुए हैं, इन ज्यूज़ को ख़त्म करो, और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनाए जाते थे। फार्मर्स बिलोंग टू हिटलर, फार्मर्स अच्छे से काम करें देश के लिए, हिटलर का साथ दें, ये सब बातें। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि आपको पढ़ लेनी है कि फर्स्ट जो वॉर बिगिन हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 1 अगस्त 1914 को हुई थी और ख़त्म हो गई थी 1918 को। और फिर वेमार रिपब्लिक बनी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी 1919 में। हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का 1933 में। और जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड पे 1939 पे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में शुरू हो गई थी। रशिया ने अटैक कर दिया था यूएसएसआर पर 1941 में। फिर 23 जून 1941 को मास मर्डर ऑफ द जूस बिगेन। तो जब इन्होंने यूएसएसआर पर अटैक किया था उसके अगले दिन से ही जूस का मर्डर करना शुरू हो गया था। अब 41 आते आते फिर दिसंबर में 41 में यूएस ने ज्वाइन कर ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 45 में सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्विट्ज़। ऑस्विट्ज़ क्या होता था? ऑस्विट्ज़ जहाँ पे जूस को मारा जाता था उसको छुड़वा लिया था सोवियत की जो आर्मी थी उन्होंने आकर के। और मई 8 1945 आते आते यूरोप वाले रीजन में हिटलर जो है वो हार गया था, जर्मनी हार गई थी। अब ऑर्डिनरी पीपल इन द क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम्स तो हम लोगों ने देख लिए ना क्या क्या किया है। तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया नाजिज़म पे। काफ़ी को लगा कि वर्ड जो है नाजी आई के थ्रू सही है, और वो दे एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और वो नाजी लैंग्वेज में अपने जो दिमाग में चलता था उसके थ्रू वो सब कुछ काम करते थे। वो उनको हेट्रेड था, चिढ़ते थे और गुस्सा था उनके अंदर जब वो देखते थे ज्यूज़ को, या फिर जो ज्यूज़ जैसे दिखने वाले किसी भी इंसान से वो लोग चिढ़ते थे। और उन्होंने मार्क कर दिए थे घर ज्यूज़ के, और उनको रिपोर्ट करते थे सस्पिशियस नेबर। मतलब बिल्कुल हिटलर के चमचे टाइप के होते थे ना, वो बिल्कुल हिटलर के अच्छे से काम करते थे कि ये सस्पिशियस है, सस्पिशियस शक है, इस पर कुछ गड़बड़ कर सकता है। ज्यूज़ के खिलाफ खूब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। और जनरली बिलीव नाजिज़म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रूव जनरल वेलबिंग। और काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि नाजिज़म सब कुछ सही कर देगा, हिटलर सब सही कर देगा और देश में
प्रॉस्पेरिटी आएगी, देश आगे बढ़ेगा, अमीर बनेगा। बट हर जर्मन जो है वो नाजी नहीं था। काफ़ी सारों ने ऑर्गेनाइज करे एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म। काफ़ी सारों को लगता था, जर्मनी के लोगों को, नॉर्डिक आर्यंस को भी, कि भाई ये हिटलर सही नहीं कर रहा है। ब्रेविंग पुलिस प्रेशर एंड डेथ, और वो आंदोलन करते थे कि जो पुलिस हम पे रिप्रेस कर रही है, पूरे नाजी जर्मनी जो है वो अपने जर्मनी के लोगों को ही इतना परेशान कर रही है, वो चीज़ गलत है। काफ़ी सारे लोगों ने उनका विद्रोह भी किया। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर पैसिव ऑन लुकर्स एंड पैथेटिक विटनेसेस। तो काफ़ी सारे जर्मन्स जो है वो इतना ज़्यादा वीक समझते थे, क्योंकि खुद को वीक पढ़ रहे थे हिटलर क्या, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। कोई उसका विद्रोह करता तो क्या होता, उसका कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मारा जाता वो तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गए थे हिटलर के सामने। उनको डर था कि अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ बोलेंगे हिटलर के खिलाफ तो उनको तो मार दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इन सब चीज़ों की तरफ देखें ही ना। पेस्टर न्यूमोलर, अ रेजिस्टेंस फाइटर, ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर। तो वही लोग करने की कोशिश भी करते थे, बट उनको बिल्कुल पूरी तरीके से दबा दिया जाता था या तो मार दिया जाता था। तो लोग बिल्कुल चुप हो गए थे, नाजीज़ के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं थे। उसने लिखा, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले नाजी कम्युनिस्ट पे अटैक किया। वेल इट वॉज नॉट कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। तो पहले उन्होंने कम्युनिस्ट पे अटैक किया, तो मैं कोई कम्युनिस्ट तो था नहीं, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो डेमोक्रेट्स पे गए, मैं डेमोक्रेट भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट, जो ट्रेड यूनियन बनाते थे, उनके खिलाफ गए, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो ज्यूज़ के खिलाफ गए, मैं ज्यू भी नहीं था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बट जब मेरे लिए आए, मेरे पे अटैक करने आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। और जब वो उन्होंने मुझ पर अटैक करना शुरू किया, जब वो मेरे पे अत्याचार करने आए, तो कोई बचा ही नहीं था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तो इस तरीके की बातें बताते हैं कि क्या हालत थी उस टाइम जर्मनी की। बस चैप्टर ख़त्म हो गया, यही थोड़ा सा बचा है। तो जो ज्यूस क्या फील करते थे नाजी जर्मनी में, ये अलग ही स्टोरी है पूरी तरीके से। चार्लेट वेड्रेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश देम इन हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड द थर्ड रेश ऑफ ड्रीम्स। तो उसने ये जो पर्सन थी चार्लोट, इन्होंने ड्रीम्स लिखने शुरू कर दिए थे अपने दूसरों के। और फिर बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, हिटलर को मार दिया गया था, उसके बाद बुक पब्लिश करी। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ज्यूज़ खुद को बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। मतलब ज्यूज़ के खिलाफ इतना गंदा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि ज्यूज़ को खुद को बिलीव होने लगा था कि नाजी जो हमारे बारे में कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोक। तो नाजीज़ को ऐसे दिखाया जाता था कि इनकी नाक गंदी, नाजीज़ उनको दिखाते थे ज्यूज़ को, इनकी नाक ऐसी है, हुक जैसी है, गंदे से दिखते हैं, ब्लैक कलर के हेयर हैं और उनकी गंदी सी आइज़ हैं, ज्यूज़ लुक एंड बॉडी मूवमेंट। तो जैसा नाजी प्रोपेगेंडा दिखाने लगा था ना उनको, ऐसा ही लोग अपने बारे में सोचने लगे थे ज्यूज़ भी। और स्टीरियोटाइप इमेजेस जो कि नाजी पब्लिश करते थे, प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज़ को बिल्कुल तरह से हॉन्ट कर दिया था। हॉन्ट होता है ना कि हॉन्टेड जैसी मूवीज़ होती हैं, बिल्कुल एक तरह से दहशत में ला दिया था उनको। और वो अपने बारे में ना बिल्कुल ऐसा ही सोचने लगे थे जैसा कि नाजीज़ चाहते थे कि वो लोग सोचें। तो होता है ना कि आप जिस चीज़ को, झूठ को भी अगर आप लोग 100 बार बोलेंगे तो एक टाइम के बाद वो भी सच लगने लगता है। तो यही वाली चीज़ थी, उनके साथ भी इसी तरह से हो रहा था। ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द डेथ चैम्बर्स। तो वो कहते हैं कि ज्यूज़ मतलब डेथ चैम्बर्स में पहुंचने से पहले भी कई बार वो साइकोलॉजिकली ज्यू अपने आप में रोज़ मर रहा था, उनके साथ इतना बुरा होता था। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट जो हुआ जी, उसको मारा गया इतनी बुरी तरीके से, इसके बारे में हमें कहाँ से क्या पता लगता है। इन्फॉर्मेशन जो है नाजी की प्रैक्टिसेस के बारे में हैड ट्रिकल्ड आउट द जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रजीम। तो मैं बताया ना 1941 के टाइम से इन्होंने ये सब मेनली करना शुरू किया था। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड द जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। तो थोड़ा बहुत पता लगा था दुनिया को कि क्या हो रहा है, बट एक्चुअल में इतना भयंकर हो रहा है ये तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद ही पता लग पाया था। जर्मन्स जो हैं were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble. The Jews wanted the world to remember the atrocities and the suffering they had endured during the Nazi killing operation. तो भाई जर्मनी के
जर्मनी जब हार गई थी, जो देश हार जाता है उसके साथ बहुत मतलब ऐसे ही बुरा होता है, तो वो कितना ही ध्यान दे पाते ज्यूस पर ज्यूस ने पूरा ध्यान रखा कि जो हमारे साथ गलत हुआ है वो हम सबको बताएं, ऐसा हमारे साथ दोबारा ना हो, सबको पता लगना चाहिए। सो कॉल्ड द होलोकास्ट। तो होलोकास्ट क्या था? एट इट्स हाइट घेटो inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for an hour, half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. तो जो घेटो थे, वही हमने पहले भी देखा था कि जहाँ पर नाजी लोग जो हैं वो रखा करते थे ज्यूस को। तो जो घेटो के मेंबर्स थे ना, वो ये कहते थे कि चाहे मैं 1 घंटे के लिए ही वॉर के बाद ज़िंदा रह पाऊँ, बट मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ ये बताने के लिए कि दुनिया मतलब इन यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ है, क्या किया है नाजी जर्मनी ने हमारे साथ। तो इस तरीके की बातें वो लोग करते थे। दिस indomitable spirit to bear witness and preserve the documents can be seen in many ghetto and camps inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. तो काफ़ी सारी जगह हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों ने डायरीज़ बनाई थी और नोट्स कर लिखते थे, वो ये दुनिया को बताने के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जब वॉर हारने लगे थे, जो नाजी लीडरशिप थी डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू द फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिस। तो इन लोगों ने तो जब ये लोग हारने लगे थे ना, तो पेट्रोल प्रोवाइड करे जाते थे इन लोगों को ऑफिस में, नाजीज़ को, बाकी जो बचे हुए थे, जो भी एविडेंस है, जो हमने काम किए हैं जी उसके साथ किया है, जो भी किया इन सबको ख़त्म कर दो, मिटा दो। येट हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट लिव ऑन द मेमोयर्स, fiction, documentaries, poetry, memorials and the museum in many parts of the world today. तो लोगों की यादों में, लोगों की राइटिंग्स में उन्होंने जो लिखा, उन्होंने पोएट्री में लिखा, नॉवेल्स लिखी, मूवीज़ भी बन चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें आज तक हमें, तभी तो हमें सब कुछ पता लग पा रहा है, वरना हिटलर ने और बाकी नाजी जर्मनी ने तो पूरा ट्राई किया था कि वर्ल्ड को इनके बारे में कुछ पता ही ना लग पाए। देयर आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट एंड एम्बैरेसिंग रिमेंबर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। तो ट्रिब्यूट होता है कि भाई जिन लोगों ने जो मर गए उनके लिए, जिन लोगों ने झेला उनसे हमें पता लगा, और वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऐसा किया। ऐसा मतलब एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना अत्याचार कैसे कर सकता है। तो जिन्होंने साइलेंस में देखा उन्होंने तो बहुत ही गलत किया। चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, खैर मैं पढ़ाऊँगी नहीं आपको क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं। महात्मा गांधी जो है ना, उन्होंने भी हिटलर को लेटर लिखा था। तो उन्होंने लिखा कि फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, बट आई हैव रेजिस्टेड देयर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी एन इम्पर्टिनेंट. Something tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever. तो इसमें वो यही कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मैं आपको लिखूं, बट मैं नहीं लिख रहा था, फिर मैंने लिखा। तो जो है आप कर रहे हैं, तो वही बताते हैं कि नॉन वायलेंस कितनी सही चीज़ है। और उन्होंने हिटलर को लिखा था ये कहते हुए कि पूरी दुनिया में एक आप ही ऐसे इंसान है जो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने दें। तो इस तरीके के लेटर्स जो है लिखे थे गांधी जी ने हिटलर को। तो हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट, फाइनली। बहुत बड़ा चैप्टर था। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।